नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। पेश है हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स। जी हां, आज हम बात करेंगे बीते सप्ताह बाजार में हुए उतार चढ़ाव की, हाजिर और वायदा कारोबार की। इसके साथ ही हम बात करेंगे बहुमूल्य धातुओं सोना और चांदी की, और इसके साथ जिंसों में हुई उठापटक की, और इसके साथ ही कच्चे तेल और नेचुरल गैस की, और इनका क्या रहा हाल, शेयर बाजार की कैसी रही चाल, और सेंसेक्स और निफ्टी का भी कैसा रहा हाल। और पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा। नमस्ते। तो आइए शुरू करते हैं मार्केट पल्स। और सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह सबसे बड़ी उठापटक की। दलाल पथ पर गुरुवार को मचे हाहाकार के बीच निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार के सेंसेक्स में 807 अंकों की गिरावट आई थी और ये 23,000 अंक के स्तर से नीचे उतरते हुए 22,951.83 अंक पर बंद हुआ, और जो 8 मई 2014 के बाद का सबसे निचला स्तर है। बैंक निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। साल 2016 में निफ्टी में 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। शेयर बाजारों में गिरावट के बीच सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 3.18 लाख करोड़ रुपए घटकर 86,30,930 करोड़ रुपए रह गया। इस साल अब तक मुंबई शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए घटा है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान घोषित तिमाही नतीजे भी उम्मीद के अनुसार नहीं आए थे। शेयर बाजार में गुरुवार की गिरावट सेंसेक्स की 8वीं सबसे बड़ी गिरावट है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही 24 अगस्त 2015 को सेंसेक्स में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। उस दिन सेंसेक्स 1624.51 अंक टूटा था। शुक्रवार का दिन एक बार फिर से शेयर बाजार के लिए गिरावट वाला रहा, और शुक्रवार को भी कारोबार के दौरान बीच में गिरावट के बाद कारोबार बंद होने के समय 34.29 अंकों की बढ़त के साथ 22,986.12 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी में भी 4.60 अंकों का सुधार देखने को मिला, और ये 6,980.95 अंक पर बंद हुआ। लक्ष्य, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस सप्ताह सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है शेयर बाजार में, और जो पिछले दिनों में कुछ सुधार आया था शेयर बाजार में, 2016 की शुरुआत में इतना बड़ा झटका, क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मार्केट में जो लगातार गिरावट का मेन कारण यही है कि ग्लोबल मंदी है, और आने वाले टाइम में ये जो मार्केट है निफ्टी है अपना 6900 का सपोर्ट पकड़ के यहाँ से रिकवरी भी दिखा सकती है लगभग 300 पॉइंट की, क्योंकि आने वाला टाइम बजट का टाइम है, तो एक बाउंस बैक मार्केट में देखा जा सकता है जी। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, अलग अलग सेक्टर्स में एक रिकवरी आने की चांस बन सकता है, क्योंकि इस टाइम हर बाजार ग्लोबली, हम इंटरनेशनल बाजार में इस टाइम बहुत ज्यादा मंदी है, और आने वाला टाइम रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्तर है जो 6900 का है, क्योंकि वो छू के वहीं से बाजार जो है वो रिकवर दिखा रहा है, और लगभग 7300 के आसपास तक रिकवरी आ सकती है, और फिर एक गिरावट आ सकती है। लेकिन जो मैक्सिमम स्तर है वो 6400 का है निफ्टी का, अगर 6900 के नीचे क्लोज देती है मार्केट। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स में 22,000 का जो सपोर्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और वहां से रिकवरी देखी जा सकती है। और बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है, और एक एक्सिस बैंक ही ऐसा शेयर है जिसके अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई है आज जी। और आने वाला जो टाइम है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गिरावट बाकी है। लगभग 200 से 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है मैक्सिमम, उसके बाद रिकवरी आएगी बाजार में जी। और हम शेयर्स की बात करें, आजकल वैसे ही नतीजे आ रहे हैं, तो जो टू द पॉइंट अनुमान है उसके हिसाब से नहीं आ पा रहे, और इसलिए जो शेयर्स हैं उसके अंदर मूवमेंट जो है वो तेजी से गिरावट के रूप में चल रही है जी। यानी कि आपका कहना है लक्ष्य के जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो उम्मीद निवेशक कर रहे थे
वो नतीजे नहीं आ रहे हैं और ये कारण भी एक है जो शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, यही मेन कारण है। आप बात करें जैसे एसबीआई की शेयर की 250 रुपये चलता था, आज उसका 148 का लो लगा। तो उस हिसाब से जो बाजार है, बैंकिंग सेक्टर जिस कंट्री का वीक होता है उसमें गिरावट आने की उम्मीद बढ़ जाती है। और वैसे भी एफआईआईज और एफपीआईज लगातार शॉर्ट सेल में है, वो लगातार बाय नहीं कर रहे बाजार को। जब तक वो लोग बाय नहीं करेंगे शेयर्स को और सेक्टर्स को, तब तक रिकवरी आनी मुश्किल है। जैसे कल जो सन फार्मा का रिजल्ट आया उसके अंदर पॉजिटिविटी आई, वो ऑटोमेटिकली फिर गिर गया। तो वो एक रेंज में काम कर रहा है, वो लगातार अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके बावजूद भी गिर रहे हैं। इसका मतलब जो लगातार पैसा निकल रहा है, जो बाजार पे असर पड़ रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट का, वो क्या है? क्योंकि चाइना का मार्केट भी शायद कुछ दिनों के लिए बंद रहता है और वो यही सीजन है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मार्केट का भी क्या इस भारतीय शेयर बाजार पर असर पड़ रहा है? जो ग्लोबली हम इंटरलिंक्ड होते हैं मार्केट से, ग्लोबल जैसे अब चाइना बंद है न्यू ईयर ईव के चक्कर में, लेकिन जो जापान का निक्की है वो लगातार रोज 5 से 4% टूट रहा है। उस वजह से जो असर आ रहा है हमारी मार्केट पे भी, वो भी गिरावट का आ रहा है। और क्योंकि ये सब इंटरलिंक है, यूरोप भी गिर जाता है, फिर अमेरिका भी गिर रहा है। तो ये सब जो यूएस इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये सारा अभी ग्लोबल मंदी है, इसमें अभी रिकवरी आने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हर लेवल पे हमारे को बाय करना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा। और लगातार बाय करेंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो सेफ रहेगा एक पॉइंट तक, और लगभग 30% और गिर सकता है। तो हम इस लेवल पे हम बात कर सकते हैं कि रिकवरी आ जाएगी। जैसे 6400 का लेवल जो है वो सबसे सेफ है, तो उस जिप पे आप बाय कर सकते हो कुछ परसेंट अपना पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए। उसकी लेवल पे लेवल आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे 64 आया तो आप 6900 पे अपना सारा प्रॉफिट बुक करो। जैसे वो लेवल आता है उसके बाद गिरने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे बाय करो, तो उससे सेफ रहता है। जी बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि 6400 के लेवल तक निफ्टी आ सकता है अगर यही स्थिति रही, यही हालात रहे तो। हाँ। और अगर उसकी बात करें सेंसेक्स की, तो वो भी 22,000 से नीचे भी जा सकता है क्या? वो सपोर्ट है, अगर वो जैसे 6900 उसका सपोर्ट है, वो उसी तरीके से 22,000 उसका सपोर्ट है। अगर वो जिस टाइम इसके नीचे क्लोज देगा तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट है अभी भी उतनी तेजी में नहीं है, क्योंकि हमेशा जो मार्केट है वो स्लोली उठती है और उसी तेजी से गिरती है। तो जो डाउनफॉल होता है वो हमेशा तेज होता है और बढ़त थोड़ी स्लो होती है। तो उस हिसाब से यही लेवल जो है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट का लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोज देगा तो गिरावट आ सकती है। और इंटरनेशनल ग्लोबली मंदी है, तो अभी भी चांसेस है कि थोड़ी सी और ग्लोबल मंदी आ सकती है अभी 1-1.5 महीने तक। यानी कि अभी शेयर बाजार के जो हालात हैं उनमें बहुत ज़्यादा सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी आने वाला टाइम जो है, अभी धीरे धीरे इन्वेस्ट मत करें, इंट्राडे कोशिश करें, इंट्राडे ही ट्रेड करें। जैसे आप 9 बजे पोजीशन उठाते हैं, शॉर्ट सेल मारते हैं, तो आप उसको 3:15 तक कवर कर दें ताकि आपका जो पोर्टफोलियो वो सेफ रहे। आप इंट्राडे जैसे आपका अगर आपने शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आप डेली बेसिस पे भी इंट्राडे आप शॉर्ट प्रॉफिट अर्न करते रहे, ताकि जो आपका पोर्टफोलियो में जो इनकम है वो ऐड होती रहे और आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे। जिस तरीके से शेयर बाजार में इस सप्ताह हमें गिरावट देखने को मिली है और ये 2016 की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है, और इसको देखते हुए जो हमारे विशेषज्ञ हैं और मार्केट एक्सपर्ट हैं उनका कहना है, उनकी सलाह है कि आप बड़े निवेश ना करें, छोटे निवेश करके चलें, ताकि और ख़ास तौर पर दैनिक जो निवेश होता है उसी दिन बेचें उसी दिन खरीदें, शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है हमारी इस खास पेशकश में। शेयर बाजार में गिरावट से सोने के दिन फिर से लौट आए हैं। घरेलू बाजार में सोना 29,000 रुपए के पार पहुंच गया है। पिछले एक महीने में सोने में करीब 15% की तेजी आई है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1220 के पास पहुंच गया है।
रुपए में गिरावट से घरेलू बाजार में कीमतों को दोहरा सपोर्ट मिला है। MCX पर सोना 3% की मजबूती के साथ गुरुवार को 29,170 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी 2.75% चढ़ते हुए 37,800 रुपए के स्तर पर पहुंची। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA के एक सर्वे के मुताबिक सोने में ज्यादा तेजी की गुंजाइश अब और ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। इस साल सोने का औसत भाव $1103 रह सकता है, जो मौजूदा स्तर से करीब $115 नीचे है। सर्वे में शामिल 31 एजेंसियों में से ज्यादातर ने रिपोर्ट में सोने को $1,000 के नीचे जाने का टारगेट दिया है। इस सर्वे में HSBC, मैक्वायरी, UBS और स्टैंडर्ड चार्टर्ड और JP मॉर्गन जैसी दिग्गज एजेंसियों ने सोने पर अपना अनुमान दिया है। सोना अप्रैल का वायदा 2369 रुपए उछलकर 29,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और सोना जून का वायदा शुक्रवार को 2410 रुपए चढ़ा और 30,032 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी मार्च का वायदा 2,459 रुपए चढ़ा और ये 38,288 रुपए प्रति किलो पर बंद हुआ। चांदी मई का वायदा अभी 2,597 रुपए चढ़ा और ये 38,709 रुपए प्रति किलो पर बंद हुआ है। हाजिर बाजार में सोने के दाम 29,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहे। वहीं चांदी हाजिर भाव 39,000 रुपए प्रति किलो के आसपास बोले गए। यानी कि लक्ष्य कहा जा सकता है कि सोना चांदी ने कम से कम जो पिछले 6, 7, 8 महीने का एक गैप था, लंबे समय से सोना लगातार उतार की तरफ था, कीमतों में गिरावट आ रही थी, चाहे हाजिर बाजार की बात करें या फिर के वायदा बाजार की बात करें। सोना और चांदी यानी कि दोनों बहुमूल्य धातुओं के दामों में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन ये एक ऐसा सप्ताह गया है जिसने सारी कमी पूरी कर दी है। हम गोल्ड सिल्वर की बात करें, मैं हर अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट सबसे सेफ कॉन्ट्रैक्ट है। जब उस टाइम वो 25,000 के आसपास चल रहा था, जो आज का रेट उसका 30,000 के आसपास का है। तो गोल्ड में लगातार अभी भी बाइंग है। थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लगभग 28,000 तक। 28,000 के बाद फिर रिकवरी देखने को मिलेगी। और अभी जो गोल्ड का मार्केट है, सिल्वर का मार्केट है, उसमें आने वाले टाइम में रिकवरी देखी जा सकती है। और वैसे भी इसको बुलियंस कहा जाता है, तो बुलियंस मतलब ऊपर जाना, अप ट्रेंड। तो उसी तरीके से जो हमारा जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम, वो सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। 26,000 जैसे ही उसने क्रॉस किया तो ऑटोमेटिकली जो बाइंग में आ गया। और FIIs जो है और FPIs वो इंटरनेशनल बाजार में भी और इंडियन बाजार में भी लगातार गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। इसी वजह से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। और आने वाला टाइम भी यही कह रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है और इसके अंदर और रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैक्सिमम जो टारगेट नजर आ रहा है वो 32,000 है और 32,000 के बाद फिर गिरावट आ सकती है। तो इसका मतलब जो हर लेवल एक ट्रेंड बना हुआ है, आप 24-25,000 आए तो उसको बाय करो, फिर 32,000 पे बेचो, 32,000 पे आप शॉर्ट सेल बनाओ, फिर वहां 25,000 पे खरीदो। तो इस लेवल, इसी रेंज के हिसाब से आप ट्रेड करो और प्रॉफिट अर्न करो। और आने वाला टाइम गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड बता रहा है वो पॉजिटिव है और मैक्सिमम से मैक्सिमम नवंबर तक ही इसके अंदर तेजी देखी जा सकती है, उसके बाद गिरावट आएगी। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो इस टाइम जो 2017 वाला या 2016 का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसको शॉर्ट सेल बना सकते हैं। अब जब वो लगभग 35,000 के आसपास पहुंच जाए और वहां से शॉर्ट सेल बना सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। और इस टाइम जो मार्केट है, मार्केट से पैसा निकल रहा है, गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो आने वाला टाइम है वो कमोडिटी बाजार का है, उसके अंदर इन्वेस्ट करें और अपना पोर्टफोलियो सेव करें और हेज करें। जी लक्ष्य, हमने पिछले कुछ कार्यक्रमों में दर्शकों को सलाह दी थी कि वो हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों बहुमूल्य धातु हैं बुलियंस, इनके दाम लगभग एक रेंज बाउंड थे और हमने तब दर्शकों को कहा था, सलाह दी थी आपने कि वो इस समय हेजिंग कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में फ़ायदा मिल सके। अब क्या ये सही समय है उस समय की हेजिंग को बाहर निकालने का? हाँ, इस टाइम अगर आपके पास जैसे
2 लॉट है या 3 लॉट है, तो उसमें से 50% आप बुक कर लो, उसके बाद बाकी 50 को चलने दो। जब वो 50% जैसे अब रिट्रेस करता है कोई भी चीज, वो 28,000 के आसपास आएगी तो 28,000 के बाद फिर ले लेना, उससे आपको उतना भी आपका प्रॉफिट बुक हो गया और हेजिंग भी हो गई। जी। और जो लेवल बन रहा है वो यही बन रहा है कि 28,000 के आसपास एक रिकवरी देखी जा सकती है। तो आप इस टाइम 50% अपना बुक कर लें और बाकी पोजीशन चलने दें। यानी कि अभी जितने लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने हेजिंग की थी, इन्वेस्ट किया था जब सोना और चांदी के दाम कम थे, वो उसमें से 50% को सेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी एक्सपर्ट्स की सलाह है कि 50% को अभी भी रोक कर रखें। शायद आने वाले दिनों में जिस तरीके से लक्ष्य, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सोना 32,000 तक की उम्मीद की जा सकती है कि शायद पहुंच जाए। हाँ जी, तो 32,000 पूछेगा, उसके बाद आप लेवल वो उस पर बुक कर सकते हैं अपने पोजीशन, या फिर अभी 50% बुक कर लें और उसके बाद रिकवरी देखने को मिल सकती है। और आप ऐसा करें, अभी 50% बुक कर लेंगे तो आपका उतना प्रॉफिट 100% हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो उतने ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद जैसे वो नीचे आए फिर एक बाइंग करे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो 4 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर आप उसको 29,000 के आसपास बुक कर लें और जो बाकी बैलेंस बचता है वो आप 32,000 के, उससे आपका हेजिंग चलती रहेगी। या फिर आप दूसरी तरीके से, आपको जैसे अब 30,000 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप अगले महीने वाला उसको शॉर्ट सेल बना लो, उसे शॉर्ट सेल से कमा सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आप 2 टाइप से आप कमा सकते हो, चाहे उसको 50% निकाल लो या फिर अगले कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट सेल कर लो। उसी हिसाब से आप रेंज डिसाइड कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो अपना। लक्ष्य, शेयर बाजार की हालत बहुत बेहद खराब है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों बहुमूल्य जो धातुएं हैं इनमें इस इन्वेस्टमेंट की शायद आप सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्या छोटे निवेशकों के लिए भी सोना और चांदी में निवेश करना सही रहेगा? छोटे निवेशन के लिए जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, गोल्ड मिनी आता है, पीटल आता है, उसके अंदर वो शॉर्ट अपना पैसा, जैसे वो तो आप 10 कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद सकते हो शॉर्ट अमाउंट से। आप में 1,000 रुपए भी हो तब भी आप छोटा कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का खरीद सकते हो। तो आप उसकी जगह 1,000 रुपए, आपके पास 20,000 रुपए है तो आप 10-10 कॉन्ट्रैक्ट करके ले सकते हो, छोटे छोटे अमाउंट में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसी तरीके से सिल्वर में तो उसके अंदर जो मार्जिन मनी है वो कम लगेगी और आपको उससे भी बढ़िया है कि आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो उसकी मार्जिन और 40% कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो जी। यानी कि छोटे निवेशकों के लिए भी छोटा निवेश करना शायद कुछ फायदे का सौदा हो सकता है सोना और चांदी में। फिलहाल शेयर बाजार में भी छोटे और जो कहते हैं कि इंट्रा डे की निवेश करके चलें और साथ के साथ खरीदें, साथ के साथ बेचें, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में। और मेटल सेगमेंट में ज्यादातर मेटल्स के वायदा में गिरावट देखने को मिली है। कॉपर फरवरी का वायदा 14 रुपये 45 पैसे गिरा है और 304 रुपये 75 पैसे प्रति किलो पर बंद हुआ है शुक्रवार को। निकल फरवरी का वायदा में 57 रुपये 40 पैसे घटा है और 522 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे, फरवरी का वायदा 2 रुपये 35 पैसे गिरते हुए 102 रुपये 10 पैसे प्रति किलो पर बंद हुआ है। और शीशा फरवरी का वायदा 3 रुपये 85 पैसे चढ़ा और ये 126 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ है। जिंक फरवरी का वायदे में भी हल्की बढ़त हुई और ये 116 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ है। लक्ष्य, 1-2 अगर मेटल्स को छोड़ दें तो बाकी सब में इस सप्ताह गिरावट देखने को मिली है। ये शेयर बाजार और बेस मेटल्स का क्या रिश्ता है आपस में? अगर हम बात करें बेस मेटल्स की, बेस मेटल में अभी भी एक रेंज बाउंड, क्योंकि चाइना बाजार बंद है इसलिए थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तेजी का है। और अगर हम बात करें लेड की, सिर्फ एक लेड ही बेस मेटल है जिसके अंदर 17% की इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो 45% बढ़ी है। इंपोर्ट जो चाइना ने किया वो 45% बढ़ाया है अपना और लगभग 297 टन जो उसके अंदर बढ़त हुई है। तो बस यही जो मेटल है उसके अंदर पॉजिटिविटी आई है, लेकिन आने वाले टाइम में बेस मेटल अभी भी स्ट्रांग है और अभी भी चाइना जैसे खुलेगा 22 फरवरी के बाद
उसके बाद इसके अंदर रिकवरी देखी जा सकती है। जी। और बेस मेटल अभी भी सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो अपने लोअर पोजीशन पर खड़ा है। और अगर इसके अंदर भी थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो 2-3% की आ सकती है, तो आप उसके अंदर एवरेज कर सकते हैं। तो अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आने वाला जो 2016 है वो कमोडिटीज के लिए ही अच्छा है। अभी जो स्टॉक मार्केट के लिए अभी बेहतरीन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बजट आएगा उसके बाद हम एक ट्रेंड डिसाइड कर पाएंगे कि क्या करना है। जी बिल्कुल, बजट आएगा उसके बाद भी ट्रेंड डिसाइड होगा, और शायद कुछ मार्केट्स इसी इंतज़ार में है कि कब बजट आए और उसके बाद वो कुछ आगे की रणनीति बना सकें। निवेशक भी शायद इसी इंतज़ार में है। हालांकि शेयर बाज़ार की जो इतनी बड़ी गिरावट इस सप्ताह में रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, और कच्चे तेल में गुरुवार को तेज गिरावट आई है और नाइमेक्स क्रूड का दाम 26.5 यानी $26.5 के भी नीचे फिसल गया, जबकि ब्रेंट में $30 के पास करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। दरअसल ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार और नाइमेक्स के डिलीवरी पॉइंट पर क्रूड के रिकॉर्ड भंडार से कीमतों पर दबाव बढ़ा है। साथ ही मांग में कमी और सप्लाई बढ़ने से क्रूड 10 दिन में 20% से ज्यादा फिसल गया है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 3% फिसल कर 1850 रुपए के नीचे आ गया है, लेकिन नेचुरल गैस 3% से ज्यादा चढ़कर 142.5 रुपए के ऊपर नजर आ रहा है। लक्ष्य, अगर क्रूड ऑयल की बात करें, खासतौर पर एनर्जी सेगमेंट, क्रूड ऑयल लगातार गिरावट की तरफ है। क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है अभी भी डाउन है। उसने अपना जो 24,000 का स्तर था वो अपना पार नहीं कर पाया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, वो बेस्ट लेवल है। तो उसी से गिरावट स्टार्ट हुई है। 23,090 तक गया था, उसके बाद ही गिरावट स्टार्ट हुई है। इसका जो बेस्ट सपोर्ट है वो 1600 के आसपास है, और जो इंटरनेशनल बाजार में $22 के आसपास है। अभी भी जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, और $26 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अगर 26,000 के आसपास क्लोजिंग दी है तो ऑटोमेटिकली अभी भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। और जो नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस में भी अभी तेजी देखी जा सकती है लगभग फेब तक। जैसे मैंने कहा था, धीरे धीरे गिरावट हो रही है। इसका मतलब जो नेचुरल गैस है वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी गिरावट होती है वो तेजी से होती है। इसका मतलब अभी भी जान नहीं है मार्केट में। तो नेचुरल गैस में अभी आने वाली टाइम में रिकवरी देखी जा सकती है। और इंटरनेशनल बाजार में जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है नेचुरल गैस की, और क्रूड ऑयल की जो घटती जा रही है। और क्रूड ऑयल में जो भी कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, उस वजह से जो मार्केट है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। और 16,000 के जो लेवल है वो बेस्ट लेवल है बाइंग का। उसके बाद एक रिकवरी देखी जा सकती है लगभग 2400 तक, और अगर 2400 क्रॉस करेगा तो वो 3000 तक भी जा सकता है। जी, यानी कि अभी क्रूड ऑयल में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाँ, अभी बढ़त नहीं देखने को मिल सकती है। अभी भी जो ट्रेंड है वो डाउन है। 16,000 तक अभी भी ट्रेंड डाउन है। लगभग 200 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। और जो 19,000 क्रॉस करेगा तो एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर वाला या नवंबर वाला, अभी कुछ टाइम के बाद उसमें बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, तब उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसी साइड बाय साइड नेचुरल गैस को शॉर्ट मारना चाहिए, जो उसका नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि जो आपकी है पोजीशन है वो हेज रहे और सेफ रहे। जी, यानी कि कहा जा सकता है कि क्रूड ऑयल में भी अभी बहुत ज़्यादा निवेश का ज़रूरत नहीं है, और जो निवेशक है इसमें निवेश करना चाहते हैं वो थोड़ा सा और विचार कर सकते हैं और सावधानी बरतें। ये हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। लक्ष्य, आपने हमारे इस कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारी दी, आप शामिल हुए, हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सप्ताह जो शेयर मार्केट में गिरावट आई है उसने कहीं ना कहीं सब निवेशकों को हिला कर रख दिया है, और अब शेयर बाजार में निवेशकों का निवेश करने से मन डर रहा है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी हमारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि निवेशक अगर इस फील्ड में निवेश करना चाहते हैं, शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे निवेश करें, बड़ा निवेश करने से बचें और इंट्राडे कारोबार करें, ताकि अगर फ़ायदे नुकसान हों तो थोड़ा उनका दायरा कम रहे। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़।
हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।